मैं हिंदी में बात करता हूँ जी। और कोशिश करता हूँ कि ये पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू जो जो मैं रखना चाहता हूँ आज, कि हाउ बिल्डिंग बायोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, जो मैंने जर्मनी और फ्रांस से पढ़ाई की आर्किटेक्चर के बाद, वो आप तक पहुंचे। और उसकी बेसिक बहुत साइंटिफिक और बहुत फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक है ये। लेकिन फिजिक्स और साइंस को मैं थोड़ा दूर रखूंगा, सिर्फ स्लाइड दिखाऊंगा आपको, क्योंकि शाम का समय है और ज़्यादा टेक्निकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बट फिर भी स्लाइड्स आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्डिंग बायोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है। ये हेल्दी बिल्डिंग का एक साइंस है, जो हमारे शरीर और हमारे एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण, हमारी सराउंडिंग्स के साथ कनेक्ट होता है। और इसी को हम आगे शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, कैसे ये बात करती है, कैसे ये हम हमारे वैदिक साइंस से कनेक्ट होते हैं। बट अगर ये हम छोटा सा एक एग्जांपल लें कि अगर हम किसी बिल्डिंग में जाएं, कोई जंगल में जाएं, कोई स्पेस में जाएं और वहां पे हमें नेचर के साथ कनेक्ट होने को मिले, और जब हम किसी घर के अंदर घुसते हैं तो नेचर एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाए, तो कैसा फील होगा। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम नेचर को बिल्डिंग के अंदर नहीं लेते हैं। हमें पर्यावरण, हमें निसर्ग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आर्किटेक्चर के अंदर घुसते हैं हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट डिलेमा और बिगेस्ट इशू विच वी नीड टू हैंडल। और यही बिल्डिंग बायोलॉजी में हम बात करते हैं। बिल्डिंग बायोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी मूवमेंट है। ये एक साइंस नहीं है, ये एक सिस्टम है, जो जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय फाइंड आउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बना। क्योंकि उस समय बहुत सारे बॉम्बिंग हुई थी और बॉम्बिंग के कारण घर टूट गए थे, और लोगों को नए जब घर बनाने थे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ तबाही है और एनवायरनमेंट बहुत दूषित हो गया है। जगह जगह पे ग्रेवयार्ड्स हैं और लोगों को दफनाया गया था। सो दैट सिस्टम को बचने के लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार किए थे कि विदाउट गेटिंग इनटू द होल सिस्टम, हम किस तरह से अपने आप को बिना खोदे, बिना कब्रों को निकाले, हम किस तरह से घर बनाएं बिना डिस्टर्ब करे नेचर को और एनवायरनमेंट को। तो उस तरह से ये काम हुआ और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट रेडी किए और बिल्डिंग बायोलॉजी साइंस को बनाया। जर्मनी में ये प्रोसेस, मेरे टीचर के टीचर हैं डॉक्टर एंटो स्नाइडर, उन्होंने इसको सीखा था। 2015 में मैं उनसे मिला भी था। 2012 में मैंने ये क्लास जर्मनी में जाके अपग्रेड किया था। 1995 में आर्किटेक्चर के बाद बिल्डिंग बायोलॉजी मैंने 1998 में सीख लिया था। बट ये जियो बायोलॉजी मैंने एंटोन स्नाइडर से 2012 में सीखा था। और वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और उस सब्जेक्ट को रिलेट करके जब मैं इंडिया आया तो मैंने देखा कि यही हमारा वास्तुशिल्प शास्त्र है। और वास्तु साइंस की जो हम जब बात करते हैं तो वो शिल्प शास्त्र और साइंस कनेक्ट हो जाता है। और यही बिल्डिंग बायोलॉजी जर्मनी में लोग सिखा रहे हैं और सिखाते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमारे साइंस के साथ जुड़ा है। लेकिन उसमें एक मिसिंग लिंक है। इंडिया में इसको हम कहते हैं वास्तुशिल्प शास्त्र, जर्मनी में इसको कहते हैं बिल्डिंग बायोलॉजी। जब हम वास्तुशिल्प शास्त्र कहते हैं तो इसमें साइंस के साथ हम स्पिरिचुअलिटी ऐड कर देते हैं, प्राण शक्ति ऐड कर देते हैं, जो जर्मन्स नहीं जानते हैं। तो जर्मन बिल्डिंग बायोलॉजी फिजिक्स ऑफ आर्किटेक्चर है, और वास्तुशिल्प शास्त्र इंडियन बिल्डिंग बायोलॉजी प्राण शक्ति वाली साइंस है। और प्राण को हम एनर्जेटिक्स कहते हैं, जिसको कुछ शब्दों में, कुछ प्रोसेस में आत्मा भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर को प्राण देती है। तो उस प्रोसेस को हम बिल्डिंग बायोलॉजी को मैंने इंडिया में लाके एक वास्तुशिल्प शास्त्र के साथ जोड़ा और मेरी कंपनी बनाई वास्तु वर्ल्ड। और ये बताने की कोशिश की कि जो हमारा पुराना साइंस था, वही जर्मन ने उसको अपग्रेड करके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डाल के, फिजिक्स डाल के बिल्डिंग बायोलॉजी बना दी। तो वास्तुशिल्प शास्त्र ही बिल्डिंग बायोलॉजी है। ये बात मैं समझाना चाहता था। दूसरी बात, वास्तु और वस्तु, इन दोनों चीजों में एक छोटा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तु क्या है, वस्तु क्या है। तो अभी मेरे स्क्रीन में आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं कुछ कारणवश, बट आप अगर अपने हाथ में एक पेन ले लें या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, या कोई भी आपके पास माउस है, मोबाइल है, तो वो जो हाथ में आपका फोन है, वो फोन है वस्तु। और आपका जो हाथ है, जो हथेली है जिस पे रखा है, वो बन जाती है वास्तु। तो जिस चेयर पे आप बैठे हैं, वो चेयर आपके लिए वास्तु है और आप खुद वस्तु हैं चेयर पे। इस तरह से वास्तु इज समथिंग विच इज होल्डिंग अ वस्तु।
और इस तरह से अगर देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर हम अपने आप को अगर वास्तु बोलें तो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, ये सब वस्तुएं हैं। इन सब वस्तु को एनक्लोज करने के लिए शरीर एक वास्तु है। और अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये देखेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वास्तु क्या है जो सबको एनक्लोज कर लेता है? वो है हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, हमारी भूमि। इसमें ही सब वस्तु है, तो हम सब वस्तु हैं उस ब्रह्मांडिक वास्तु में। तो ये वस्तु और वास्तु का एक बेसिक सिस्टम है जो मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एक एब्सोल्यूट स्पेस है। इसमें हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये मटेरियल फॉर्म की बात होती है, एब्सोल्यूट स्पेस की बात होती है, प्योर कॉन्शियसनेस की बात होती है। और ये कॉन्शियसनेस वास्तु और वस्तु की जो सिखाई थी वो स्थापति गणपति ने सिखाई थी। स्थापति गणपति मेरी टीचर के अगेन टीचर थे, शशिकला आनंद। शशिकला आनंद से मैंने ये सीखा है, जिन्होंने स्थापति गणपति से साइंस सीखा था। और उसमें ये मायोनिक साइंस इनको कहते हैं, क्योंकि इनका ऐसा बोलना है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स, और जिसको हम अनेकांतवाद बोलते हैं और क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। अब हो क्या रहा है, क्योंकि मुगल इन्वेजन के बाद, ब्रिटिश इन्वेजन के बाद हमारा आर्किटेक्चर कम्युनिटी ने इस सब्जेक्ट को लूज कर दिया 1972 में, जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स AIIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स बना था। तब वो पूरा का पूरा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट का आर्किटेक्चरल पैराडाइम और बुक्स आ गई थी। और जो ब्रिटिश हमें सिखाना चाहते थे अंग्रेज, वही हम आज तक हमारे हिंदुस्तानियों को सिखा रहे हैं। और ये साइंस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके लिए ही मैं इसे लॉस्ट साइंस कहता हूँ। आर्किटेक्चर कम्युनिटी को इस साइंस को सीखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और उस प्रोसेस को ही हम आगे ले जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि एवरीथिंग इन दिस स्पेस इज रेजोनेटिंग विद अदर, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट स्पेस एंड प्योर स्पेस। और ये आप देखेंगे एक आर्किटेक्चर है, IIM बेंगलोर की बिल्डिंग है। ये मेरे गुरु और टीचर BV जोशी सर ने डिजाइन की थी। इस डिजाइन के सिस्टम को आप देखेंगे तो इसमें एनवायरनमेंट और स्पेस कनेक्टेड है। और एनवायरनमेंट और स्पेस जब कनेक्ट होता है तो वो कनेक्ट हो जाता है, तो वो एनवायरनमेंट वास्तु के साथ इनबिल्ट हो जाता है। सैडली आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं, कुछ इशू है। तो वो अगर आप चेक करेंगी तो वहां से लिंक भेजेंगे उनका, हाँ तो मैं ठीक है, आप कनेक्ट कर लीजिए। सो उस तरह से मैं इसको कनेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। बट एनीवेज अगर आप ये देख रहे हैं स्पेस में, तो ये इस तरह की बिल्डिंग जो नेचर के साथ कनेक्ट हो जाती है और नेचर के साथ जो अपना सिनर्जी बना लेती है, इस तरह की स्पेसेस को अगर हम आज बनाएं और आज सोचें कि आर्किटेक्चर के साथ एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग के साथ बायोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम अलग तरीके से हम मटेरियलाइज कर सकते हैं। बिल्डिंग बायोलॉजी का बेसिक साइंस अगर समझेंगे, विकिपीडिया देखेंगे तो ये शब्द बहुत सिंपल है। बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग जहां हम रहते हैं, चार दीवार हमारी। और बायोलॉजी मतलब शरीर के अंदर की एनर्जेटिक स्टडी, जो शरीर के अंदर ह्यूमन एनर्जीज, एनवायरमेंट, ह्यूमन के साथ प्लांट्स और एनिमल सब आ गए। जितने भी जीव आत्माएं हैं जो जीवित हैं, वो बायोलॉजी है। और उस बायोलॉजी को हम स्टडी करते हैं बिल्डिंग के साथ। ये जर्मन कॉन्सेप्ट जरूर है, बट इसका बेस हमारे इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बिल्डिंग बायोलॉजी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसॉफी बेस्ड ऑन वास्तु एंड बायोलॉजी विच इज वास्तु। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस चीज में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें तो वास्तुशिल्प शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट और बिल्डिंग बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे घरों में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राण शक्ति, जिसको हम लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। और ये प्राणा जो है, ये कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होती है। और ये ह्यूमन बीइंग के हमारे 5 तत्वों के साथ जुड़ी हुई है। 10 दिशाएं और 5 तत्वों का एक कनेक्ट है ये। और ये पंचभूता और दिशाओं को अगर हम बैलेंस कर लें तो ही परफेक्ट वास्तु बन जाता है और परफेक्ट बिल्डिंग बायोलॉजी का साइंस डेवलप हो जाता है। इस सिस्टम के साथ अगर हम घर बनाने की कोशिश करें और हमारे घरों में हम वाइब्रेशंस को समझने की कोशिश करें, तो हम एक एनवायरमेंटल नॉइज जो हमारे साथ डिस्कनेक्ट करने में, हमें पर्यावरण से डिस्कनेक्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड देन वी नीड टू रिलेट एनवायरमेंटल नॉइज एंड डिस्कनेक्ट अवरसेल्फ। तो अभी आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है, बिल्डिंगों में क्या हो रहा है, जो हम घर बना रहे हैं वो बना रहे हैं डीह्यूमनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट, फ्रेगमेंटेशन एंड डिसेंबली ऑफ लाइफ एंड सेपरेशन फ्रॉम नेचर एंड रिदम्स। ये 3 पॉइंट आप देखेंगे, ये तीनों पॉइंट
इधर डिस्कस हो रहे हैं, और ये तीनों पॉइंट के साथ ही ये प्रॉब्लम, ये जो सिस्टम है हमारा, जो टुगेदरनेस है एनवायरनमेंट और स्पेस का और घर का और पर्यावरण का, वो मिस हो रहा है, क्योंकि हम आर्किटेक्चर में ये चीजें और नेचर के रिदम को नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। सो वी हैव टू डिजाइन बिल्डिंग विच आर अलाइव। घर किस तरह से अलाइव हो, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर आत्माएं हैं, घर में भी एक प्राण शक्ति है। उस प्राण शक्ति को हम समझें और उस प्राण शक्ति के साथ हम कनेक्ट करें। और आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही सिखाया नहीं जाता है कि प्राण शक्ति किस तरह से डिस्कनेक्ट होती है, और शरीर के अंदर कहाँ कहाँ ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स के साथ हमें क्या क्या करना पड़ता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और एक सेकंड। मैं लेकर So this is what we need to learn in architecture, because if you are designing humans house जो शरीर के लिए बन रहा है और शरीर का नॉलेज ही नहीं है, तो ये आर्किटेक्चर कम्युनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग बच्चों को मैं बताता हूँ कि तुम्हें ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़नी चाहिए। सिर्फ बिल्डिंग बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीर के अंदर कहाँ क्या चाहिए वो बनाइए। और इस सब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं हम मेटाफिजिक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम इनविजिबल टेक्निकल एनर्जीज की बात को समझ लेते हैं, लेकिन इनविजिबल ह्यूमन एनर्जीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब क्या? मोबाइल फोन चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, कनेक्ट हो रहा हूं मैं आपसे आज थ्रू जूम, इन सब चीजों को हमने इन पे सब पे भरोसा कर लिया है क्योंकि फिजिकली दिखती है। लेकिन अगर आंख बंद करके ध्यान करूं और मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हूं और मैं इंट्यूशन के साथ आपकी चीज आपके पास पहुंचाऊं और आपकी चीज समझूं, ये प्रोसेस को हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बट ये प्रोसेस है, हम जिसको कहते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या? आपकी इंस्टिंक्ट, शरीर के अंदर की जो भाव है, उसके साथ अगर इंटेलेक्ट जोड़ दें, इंस्टिंक्ट प्लस इंटेलेक्ट इज इंट्यूशन, जो एनिमल्स में नहीं है, जो जानवरों में नहीं है। और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं इधर समझाना चाहता हूं, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और आपको अब मैं दूसरे स्क्रीन से अपने आप को भी दिखवा पाऊंगा। तो एक सेकंड आप मुझे, एक सेकंड के लिए आप रुकें, तो मैं दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया हूं जहां मैं आपको देख पाऊंगा और आप मुझे देख पाएंगे। तो जैसा मानसी ने कहा, इजी रहेगा, कनेक्शन दिखेगा। सो यू कैन सी द स्क्रीन ऑल्सो नाउ। यस मयंक जी, स्क्रीन तो दिख ही रहा है। और मैं भी दिख रहा हूँ अब दूसरी कंप्यूटर पे। No, we एक see the सेकंड, whole screen. वृशाली कुटे के नाम से मैं दिख रहा हूँ शायद आपको। एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने आपको वो पिन किया था ना, वहां से मैं पहले आपको रिमूव पिन करती हूँ, तो शायद मुझे जहां पे भी आप दिखेंगे फिर मैं वहां पे आपको ये आप करती हूँ। वृशाली को ऑन कर यस, लो। यस, मैं आपको अभी, हम लोग अभी आपको देख पा रहे हैं। मैं आपको पिन कर दिया है, तो सभी को आप दिख जाएंगे। यस, ग्रेट। अब क्या स्क्रीन, सभी को मयंक जी दिख रहे हैं? नहीं, कोई भी बता सकता है? no, 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 we don't. नहीं देख सकते। परफेक्ट परफेक्ट, नहीं दिख रहा नहीं, है। नहीं दिखेंगे तो 2 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब वो दिखना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, डन। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप क्वांटम फिजिक्स देख रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स एज अ फिजिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी। जिस तरह से मैं बात कर रहा था, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड सिस्टम के साथ अगर हम देखें तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स। एक छोटा सा अगर हम हीलिंग, जो हमारे शरीर में एक छोटा सा कट लग जाता है, वो अपने आप हील हो जाता है, लोगों को नहीं मालूम कि कैसे होता है। एंड दिस इज अ मिरेकल विच इज इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, समटाइम्स वी कैन नॉट एक्सप्लेन without understanding the quantum model of reality, and that is the biggest challenge which we are facing right now. So I have heard some people say that consciousness is a wonderful property in the universe that has predilection for the human brain. If that is the case, then consciousness is nothing but about 3 pounds of and look like a bit gray cauliflower. हमारे शरीर के, हमारे माइंड के अंदर जो एक पर्टिकुलर ब्रेन है, वो ब्रेन एक कॉलीफ्लावर, एक गोभी की तरह है, ग्रे कलर का, 3 पाउंड का होता है, और सब कुछ उसके अंदर होता है। कैसे होता है, इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। और इसी के लिए हम कॉन्शियसनेस और ब्रेन की जब बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट हाउ एग्जैक्टली दिस इज अ पार्ट ऑफ द कनेक्शन। इस पे ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कोहेरेंट सब्जेक्ट है बिल्डिंग बायोलॉजी का, जिसमें हम क्वांटम फिजिक्स की ज्यादा बात करते हैं। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दिस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन एज अ सिस्टम। अब इस ब्रेन के साथ जब हम बात करते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स और रियलिटी में आप ये बहुत अद्भुत बात है,
डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एक न्यूरो साइंटिस्ट ने बताई थी कि 7.8 टाइम पर सेकंड हमारा ब्रेन एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में चला जाता है। मतलब अगर समझे 7.5 बार हर सेकंड हम दूसरे विचार को एक दूसरे अपने विचार पे ले आते हैं। तो थिंक अबाउट कि ब्रेन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन चल रही है, और उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए अगर एनवायरनमेंट सही नहीं हो तो आप वो इंफॉर्मेशन के साथ लॉस्ट हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट अर्थ इज द सिस्टम। और ये अर्थ एनर्जी को हमें अगर समझना है और अर्थ एनर्जी के बारे में हमें बात करनी है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं 7.83 हर्ट्ज, विच इज द फ्रीक्वेंसी विच वी कॉल शूमन वाइब्रेशन। एनीवेज, तो हम आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग बायोलॉजी की डायरेक्ट बात करना शुरू करते हैं। बिल्डिंग बायोलॉजी एक साइंस है जो एनवायरनमेंट को कनेक्ट करता है, और हमारे अगर एनवायरनमेंट को हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, समझा नहीं, तो वो पुअर हेल्थ और फीलिंग बिल्डिंग एनवेलप क्रिएट करता है। 25 बेसिक प्रिंसिपल हैं बिल्डिंग बायोलॉजी के। इसमें ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं जाना चाहूंगा। आर्किटेक्चरल सिस्टम्स हैं इसमें, ये सिर्फ लाल वाले आप देखिए, ह्यूमन बेस्ड डिजाइन, ये पांचों चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है, और यही आर्किटेक्चर कम्युनिटी में, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कम्युनिटी में मिसिंग है। और एक और नीचे है जो आप देख पाएंगे, विच वी कॉल कंटेमिनेशन। साइट पे पोल्यूशन किस तरह का है, किस तरह की नॉइजेस हैं, इन सब चीजों को आप 25 प्रिंसिपल्स को अगर आर्किटेक्ट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले अगर उसको समझे तो एक अमेजिंग आर्किटेक्चर और बिल्डिंग बना सकते हैं जिसमें हम सब कुछ कनेक्ट हो पाते हैं। So when we talk about study of building biology, we are talking of three basic concepts: building culture, building technology, and building biology and ecology, जो हेल्थ की बात करते हैं। अब आर्किटेक्ट्स की बात करें, आर्किटेक्ट टू अंडरस्टैंड बिल्डिंग बायोलॉजी and who can incorporate this science can help people make amazing spaces, and this is what we need to work on. 3 कंपोनेंट की बात करूंगा मैं: सेंसिटिविटी, फीलिंग्स, समझने की शक्ति। किसी भी घर में जाएं, किसी भी ऑफिस में रहें, अगर आप उस घर में वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, रेजोनेंस हो रहे हैं, तो वो घर अच्छा है। दूसरा सेक्रेट ज्योमेट्री का उसमें यूज है, और तीसरा अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट है। ये थोड़ा आर्किटेक्चरल फिलोसफी है, बट ये 3 कंपोनेंट्स के साथ ही बिल्डिंग बायोलॉजी बना है, और ये तीनों कंपोनेंट किसी भी स्पेस, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी आर्किटेक्चर में डालने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंशिया की बात करते हैं, सेंसिटिविटी की, परसेप्शन की बात है, इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, शरीर ही सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। फिजिक्स क्या करता है, सर्किटरी क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करता है स्पाइनल कॉर्ड में। रेजोनेंस होता है हमारे और हमारे शरीर और हमारे घर का, हमारे स्पेसेस का, हमारे बेडरूम्स का जहाँ हम सोते हैं, हमारे ऑफिसेस का जहाँ हम काम करते हैं, तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उस रेजोनेंस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ ट्यून हो सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल building biology concept of DNA resonance, where we are creating energetic signatures. हर घर में अपना एक अस्तित्व होता है। जिस घर में 3 महीने से ज्यादा, 90 दिन से ज्यादा आप रहते हैं, वो घर आपका एनर्जेटिक सिग्नेचर क्रिएट कर लेता है, और उस घर की वाइब्रेशन आपके शरीर के साथ कनेक्ट हो जाती है, और आप उस घर के वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बदलाव भी अगर उस वाइब्रेशन में आया जो रेजोनेंस को डिसोनेंस कर देगा, तो आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तकलीफ तरह तरह की होती है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। इस एनर्जी को सीखने के लिए, इसको डिकोड करने के लिए, या तो आपके ब्रेन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होना चाहिए, या फिर आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना आना चाहिए। मैंने जर्मनी में जाके इंस्ट्रूमेंट यूज किए, और ये इंस्ट्रूमेंट से ही ये सब्जेक्ट को समझने की कोशिश की। और ये तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, फिजिकल, मेंटल और मेडिकल में भी बहुत ज्यादा यूज होता है इनका। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट एज रेजिस्टेंशिया। पीपल यूज इट इन डिफरेंट वेज, और अलग अलग तरीकों से इस पे अलग अलग सिस्टम में हम काम कर पाते हैं। ओके, सो अर्थ एज अ कॉन्शियस बीइंग, इसकी हम ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि जमीन की कनेक्शन हमारे साथ कनेक्ट है। हम किस तरह से एनर्जीज को डाउनलोड करते हैं, और किस तरह से हम एनर्जी के साथ सपोर्ट कर सकते हैं, और अर्थ में पॉजिटिव एनर्जी लेके, कॉस्मिक ब्रह्मांडिक ऊर्जाओं को लेके, यूटिलाइज करके जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको जमीन में डाल सकते हैं। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं अर्थ इज अ कॉन्शियस बीइंग एंड वी शुड यूज इट। इसको करें कैसे? इस पर्टिकुलर साइंस को बढ़ाने के लिए, अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, योग सूत्र में बहुत अच्छा सिस्टम दिया है। योग सूत्र के ये 5 प्रोसेसेस को अगर आप समझें और अपने माइंड में, अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में इसको ले पाए, तो कॉम्प्रिहेंशन, डिसएप्रिहेंशन, इमेजिनेशन, डीप स्लीप एंड मेमोरी, जो लोग योगा करते हैं, जो योग सूत्र जानते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो समझ पाएंगे कि ये फीलिंग बढ़ाने के लिए, सेंसिटिव बढ़ाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर आर्किटेक्ट और बिल्डर ये सीखे तो वो एक अच्छी फीलिंग वाला घर बना सकता है, और अच्छी घरों के लोगों को अच्छी फीलिंग दे सकता है। दैट इज द होल इंटेंट।
S3 गोल्ड लेकर एंटीना एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैंने पूरी पढ़ाई की, सीखी, और उसी से हम मेजरमेंट करते हैं। दूसरा टॉपिक है सीक्रेट ज्योमेट्री। सीक्रेट ज्योमेट्री नेचर का पार्ट है। नेचर में जो हमें दिखता है, जो भगवान ने, हम कहते हैं भगवान ने बनाया, ऐसा है, माना जाता है कि ये पहले से था, नेचर का पार्ट है, इट इज ऑल ऑर्गेनिकली ग्रोन इन दिस यूनिवर्स एंड वी सी दिस। एंड आर्किटेक्ट कैन मेक अमेजिंग बिल्डिंग्स। ये बार्सिलोना में एंटोनियो गॉडी आर्किटेक्ट की बिल्डिंग है, जिन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पूरे की पूरी सिस्टम्स को नेचर के साथ समझा है और बायो ज्योमेट्री और बायो मिमिक्री के साथ स्टडी की है। So that is what we are talking about, and this is where we get into. So this is relationship in architecture. जिस तरह से आपने देखा है कि ये कॉस्मिक, ग्लोबल और एनर्जेटिक ऑर्डर्स हैं, और इस एनर्जेटिक ऑर्डर्स को ही हम ठीक कर सकते हैं। तो वो एनर्जेटिक ऑर्डर्स को हम समझने के लिए बात करेंगे तो नेचर के साथ सीक्रेट ज्योमेट्री कनेक्टेड है, और ये बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स की प्रोसेसेस हैं। ऐसी एक मैंने भी बिल्डिंग बनाने की कोशिश की है। इसका प्रोजेक्ट चिचोडो में चल रहा है, नियर पुणे, अहमदनगर में, जहां मैंने भी सिमिलर हार्मोनिक्स की कोशिश करी है। महाराज साहब जो हमारे गुरुजी हैं, उनके चरण में पद्म, लोटस का एक फ्लावर का सिंबल है, उनके अगर ऐसे पद्म रख पाँव को ज्वाइन करते हैं, उसको मैंने डिजाइन का बेस बना के और एक आर्किटेक्चर हार्मोनिक प्रोपोर्शन में डिजाइन करने की कोशिश की, और नेचर के थ्रू उसका पूरा ज्योमेट्री को लिया। ये बिल्डिंग बन रही है, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। अगले साल ये पब्लिक के लिए खुल जाएगी। दिस इज अ मेडिटेशन स्पेस कॉल्ड आनंद तीर्थ इन चिचोंडी नियर पुणे, नियर अहमदनगर। तीसरा पॉइंट जो मैंने बिल्डिंग बायोलॉजी का बताया था, अर्थ कम्युनिकेशन एंड जियो बायोलॉजी। जियो बायोलॉजी को किस तरह से हम समझें, अर्थ की वाइब्रेशन को किस तरह से समझें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखें कि आप जब नंगे पांव विदाउट शूज जमीन पे जब चलते हैं तो आपको क्या फील होता है। अगर आप कहीं बीच वाली जगह पे समुद्र के पास रहते हैं तो नंगे पांव जब चलते हैं तो आपकी जमीन अंदर कैसे एनर्जीज आती हैं। तो दिस इज व्हाट जियो बायोलॉजी इज। और अगर घरों में हम कंक्रीट की लेयर बना के उसके ऊपर आर्टिफिशियल विट्रीफाइड टाइल लगाएंगे जो 300 डिग्री पर बर्न होती हैं, तो फिर हमें अर्थ की एनर्जी मिलेगी नहीं। इसलिए पुराने घरों में कोटा स्टोन, शाहबाद स्टोन, मार्बल लगाया जाता था कि एटलीस्ट नेचुरल स्टोन पे तो हम टच हो, नीचे अगर आरसीसी है तब भी। और आजकल के घरों में हमने कोशिश की है कि ऐसे घर बनाएं जहाँ पे अर्थ के साथ स्काई कनेक्ट हो, और नीचे बड़े बड़े पत्थर लगाएं, और आरसीसी बिल्कुल यूज नहीं करें, चूना यूज करें, लाइम यूज करें। और लाइम और मिट्टी का जब कॉम्बिनेशन होता है पानी के साथ, तो उसमें कुछ द्रव्य डलते हैं हमारे इमली के पानी और डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स विच इज यूज्ड इन आयुर्वेदा, उसका मिक्स करके अगर हम पेस्ट बनाएं तो इतना अच्छा लेयर बन जाता है कि जिन लोगों को बीमारियां होती है तरह तरह की, वो इस अर्थ स्काई चिकने के साथ कनेक्ट होके अर्थ की वाइब्रेशंस को यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट द होल प्रोसेस इज। आर्किटेक्ट लोगों को अगर इनका नॉलेज हो तो ऐसे घर बनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीजों को लोगों तक पहुंचाएं, और इस माध्यम से, जैसे विज्ञान भारती का एक माध्यम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये साइंस, नॉट ओनली आर्किटेक्ट्स, पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग, अगर आप और मैं, आप बिल्डर्स को ये बोलेंगे कि हमें नेचुरल घर चाहिए, अर्थ कनेक्टेड घर चाहिए, तो कंक्रीट जंगल बनना बंद हो जाएंगे और एनवायरनमेंट वापस पुराना जैसा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द होल प्रोसेस इज। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं अभी, और कुछ पिक्चर दिखाता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो मैं बात कर रहा हूं वो एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जाना चाहता हूं, समय भी कम है और रात का समय है। तो जस्ट सी दिस पिक्चर। ये एक बाली का एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने जियो बायोलॉजी और पावर स्पॉट्स निकाले थे, और इस तरह से एनर्जेटिक सिस्टम को समझ के वहां पे हमने सप्रेसर और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे। ये पुणे का एक प्रोजेक्ट है सुजलॉन का। सुजलॉन की बिल्डिंग में भी बहुत सारी जियोपैथिक स्ट्रेसेस थी। आप ये ड्राइंग में देख रहे हैं ब्लू और रेड ब्लॉक्स। इसको करेक्शन करने के लिए वी हैव डन लॉट ऑफ रेक्टिफिकेशन। कुछ सीमेंट की कंपनियां थी, कुछ अलग अलग तरीके की स्पेसेस भी थी जहाँ पे ये काम हुए, तो ये हमने दिखाने की कोशिश की। और ये ड्राइंग्स हैं जो मेरे ऑफिस में हम क्रिएट करते हैं जियो स्ट्रेस को समझने के लिए। और केदारनाथ पे मैंने रिसर्च की थी जब ये मैसेकर हुआ था, और ये पता करने की कोशिश की थी कि 80 फीट ब्रॉड, 12 फीट ब्रेड्थ वाले इतने बड़े बड़े पत्थर और इतनी बड़ी चट्टानें जो वहां पे रखी थी, उनमें वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग हो गई थी जियो बायोलॉजी की कि इतना बड़ा मैसेकर भी उनको हिला नहीं पाया। और उस रिसर्च को मैंने पब्लिश भी किया था। दूसरा रिसर्च हमने किया है
मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का, जहाँ जियो बायोलॉजिकल वाइब्रेशंस जब आती हैं और ले लाइन बनती हैं तो डॉक्टर सॉरी सॉरी जो ड्राइवर है, ड्राइवर की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो एक्सीडेंट क्रिएट करता है। ये पूना मिरर में और न्यूज़पेपर में भी छपा था, जो हमने कोशिश की थी करने की। ये सब कुछ मशीन है जिससे हम ये मेजर करते हैं जियो बायोलॉजिकल सर्विस। ये बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ही पिक्चर्स हैं, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव स्पॉट्स हमने ढूंढे थे और बताने की कोशिश की थी कि इनको ठीक करा जा सकता है। एक तो अमृतानंदन ब्रिज के नीचे ही था, पर इंसिडेंटली वो रास्ता ही बदल गया, और ये हो सकता है कि अथॉरिटीज ने हमें समझ लिया हो। अब मैं हमारे घरों में आना चाहूंगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लेके 5 मिनट में इसको 7 मिनट में हम खत्म करेंगे, 9 बजे का टाइमलाइन है। द न्यू एरा ऑफ डिजीज। सो एक नई नई बीमारी पैदा हो रही है जो वास्तुशिल्प शास्त्र, बिल्डिंग बायोलॉजी के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किसी को मालूम नहीं था। जब ये साइंस डेवलप हुआ तब ये बीमारियां ही नहीं थी, क्योंकि इस तरह की सिस्टम ही नहीं बने थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये जर्मलेस है, ये इतना फास्ट है, इतना स्पीड से अटैक करता है कि बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी आज इसकी दवाइयां ढूंढने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और ये रेडिएशंस हैं, एंड दिस रेडिएशंस आर इज समथिंग which we need to work upon and which we need to study. And this is where I'm trying to come कि we are now indoor generation, और इंडोर जनरेशन में हमें जब काम करना है और जब हम रहते हैं तो किस तरह से हम इंडोर जनरेशन को कनेक्ट कर, because we are living inside the building, how buildings have become so important for us. So this is what we need to study and understand, that if we are living 90% indoor, then how we are breathing the indoor air. This is 2 to 5 times more toxic than the outside. घरों के अंदर हमने एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर लिया है जहाँ पे नेगेटिविटीज क्रिएट हो रही है, और ये नेगेटिविटी पोल्यूशन सबसे बड़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पोल्यूशन। ये बढ़ती चली जा रही है, छोटे छोटे बच्चे भी इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। हर घरों में आपने देखा होगा, हर जगह आपने समझा होगा। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज अ इंडोर पोल्यूटेंट। द इफेक्ट ऑफ लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज ग्रोइंग लॉन्गर ईच डे। हर फैमिली में देखिए टॉक्सिक केमिकल्स घरों के अंदर हैं, दे फॉस्टर द डस्ट। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जब घुस जाते हैं तो निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, हमारा क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, हम खिड़कियां खोलते ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो जस्ट बेसिक पिक्चर्स आप देखेंगे, एवरीवेयर देयर इज नेगेटिविटी इन द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ रेडिएशन, बिकॉज ऑफ modern technologies which we are using, and the building has become a very important डिसेबिलिटी। और यही आर्किटेक्ट में सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, बिल्डिंग रिलेटेड इलनेस, एनवायरमेंटल इलनेसेस शुरू हो रही हैं। ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं ये फ्यूचर डिजीज है, जो आर्किटेक्ट को हैंडल करने पड़ेंगे, जो बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट को हैंडल पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टरों के पास इसका सोल्यूशन ही नहीं है। उनके प्रोसेस में बिल्डिंग रिलेटेड इलनेसेस के बारे में ज्ञान अभी तक डाला नहीं गया है, क्योंकि आर्किटेक्ट खुद ही उसको समझ नहीं पाए। तो ये एक फ्यूचर एस्पेक्ट है जिसमें लोग अपनी मास्टर्स करके, पढ़ाई करके एनवायरमेंटल इलनेसेस, बिल्डिंग रिलेटेड इलनेसेस, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम पर पढ़ाई कर सकते हैं। और इन सब चीजों से क्या होता है, ये सब इस तरह की प्रॉब्लम से अस्थमा, एलर्जी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नर्वसनेस, लर्निंग डिफिकल्टीज, लो इम्यूनिटी, इनफर्टिलिटी, कैंसर, इस तरह की बीमारियां होती हैं। और ये बीमारियां घरों के अंदर डेवलप हो रही हैं। हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही देखेंगे और घर के अंदर से ही सोल्यूशन निकालेंगे, तो डॉक्टर्स के बिल कम हो जाएंगे आपके। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन इज द ई स्मॉग। जो स्मॉग धुआं पहले होता था जलाने से, अब इलेक्ट्रॉनिक स्मॉग हो रहा है जो दिखता नहीं है। धुआं तो एटलीस्ट दिख भी जाता था, हम स्मेल करके धुआं बंद करवा देते थे, लेकिन ये तो स्मॉग दिखता ही नहीं है और ये बढ़ते चले जा रहा है। एंड दिस इज गोइंग टू बिकम अ फ्यूचर biggest challenge a human body has to handle, because it is creating allergies, asthma, insensitivities। और आपने देखा अभी कुछ सालों पहले जो कोरोना का महामारी आई थी, उसका भी बेसिक रीजन यही था कि हमने रेडिएशंस को अपने सिस्टम में डाल दिया था। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड दीज आर सम ऑफ द अगेन इलनेसेस व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। हाई टेंशन लाइंस घरों के अंदर आ गई हैं, शहरों में भी, शहरों के बीच में से हाई टेंशन लाइन जा रही है। जर्मनी और फ्रांस में हाई टेंशन लाइंस के 100-100 मीटर दूर ही घर बनते थे, आज इसके नीचे बिल्डिंगें बन रही हैं। आप कोरेगांव पार्क में जाके देखें, खराड़ी में जाके देखें, खिड़की खोलेंगे तो हाई टेंशन लाइन टच कर सकते हैं। So this is something which is extraordinarily getting into the body, and body doesn't know how to handle this. And this is where we have to come into picture, and we have to create healthy buildings, which is going to be the next green building.
क्योंकि ग्रीन तो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट आगे की जनरेशन के लिए है, लेकिन इस जनरेशन का क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, हम रहेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी। एंड दिस इज वेयर वी नीड टू वर्क ऑन हाउ टू क्रिएट houses which are healthy, which is environmentally healthy, and create systems which doesn't pollute other things which are not created by us. In most hazardous building biology defect क्या है, toxic building material, faulty design, geopathic stress, electromagnetic radiation। हमें मालूम ही नहीं है हमारे पेंट के अंदर कितना लेड है, हमें यही नहीं मालूम है कि कितनी सारी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल हमने घरों में लगा दी है पैसे बचाने के लिए, चाइना और फॉरेन से आ रही है, और वो हमें क्या क्रिएट कर रही है। VOCs आर द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से, अस्थमा से लेके हेडेक से लेके blood pressure and kidney damage. Kidney damage has become a very big issue now. Lot of people are going for dialysis. ये क्या है, ये सब VOC जो शरीर में जा रहा है, और किडनी और हमारे लंग्स और हार्ट और लिवर डोंट नो हाउ टू एक्सक्रीट दिस, एंड दिस इज व्हाट क्रिएटिंग। आपने कभी देखा है कि फॉल सीलिंग के अंदर क्या होता है, क्रैक्स के अंदर क्या है, कारपेट के नीचे क्या भरा पड़ा है, ये सब हम स्मेल कर रहे हैं, ये सब हम ब्रीथ कर रहे हैं, और ब्रीथ करके हमारे गले, हमारे नाक, हमारा शरीर चोक हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू नो, बिकॉज दिस इज नॉट सीन, and this is where you need to now control and get into the next level of understanding ki how we can take care of these environmental aggressions which are based on electronics, which is based on radiations, and buy a healthy home, not a hazardous one. Proximity to high tension line, proximity to health hazard। एक पूना की बहुत फेमस बिल्डिंग है, माइग्रेन, EMF रेडिएशंस, एंड अगेन डर्टी इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घरों में हम सब जगह एक इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट डाल देते हैं, उसके थ्रू भी रेडिएशन निकलता है। दिस इज कॉल्ड डर्टी इलेक्ट्रिसिटी, वी डोंट नो, बट इट इज अफेक्टिंग अस, अफेक्टिंग आवर ब्रेन, अफेक्टिंग आवर न्यूरॉन। सो व्हाट डज द बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट डू? जैसे आपका दांत दर्द होता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपके पाँव में प्रॉब्लम है तो आप किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, लेकिन अगर घरों में तकलीफ है तो किसके पास जाएंगे, मालूम ही नहीं है घर में तकलीफ है। तो बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट का रोल डॉक्टर जैसा होने वाला है फ्यूचर में। दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड चेक द प्राण एनर्जीज एंड लाइफ इनसाइड द होम्स एज पर एनर्जी नीड्स ऑफ ऑल इनहेबिटेंट, एंड स्पेशलिस्ट इज रिक्वायर्ड। आर्किटेक्चर करिकुलम में ये एक अनदर फेदर है। अगर आर्किटेक्ट और बिल्डर्स मुझे सुन पा रहे हैं तो कोशिश करें कि इस सब्जेक्ट को अपने सिस्टम में, अपने ऑफिस के किसी स्टाफ को सिखाएं या अपने बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि एक नया आयाम पैदा हो जाए एजुकेशन का, और ये लोग एक्चुअली लोगों की एज एन आर्किटेक्ट लोगों की हेल्थ में मदद करें। अमरावती के साथ हमने जब प्रोजेक्ट किया था दोषी सर के साथ, तो इस प्रोसेस को बड़े लेवल पे दिखाने की कोशिश की थी, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था मेरे लिए। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आर्किटेक्चर में हम ये बिल्डिंग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का रोल टेक्निकली फिजिक्स बेस्ड दिखा सकते हैं, और उस प्रोसेस को अपार्टमेंट तक ले जा सकते हैं, और अपार्टमेंट, ऑफिसेज, घर, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, मॉल्स को हम करेक्ट कर सकते हैं अगर देयर इज अ प्रॉब्लम। और इसी प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक सेंटर बनाया है, पृथ्वी अर्थिंग सेंटर। एक इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं जयंत राव को मैंने लास्ट उनके जाने के पहले रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने हाँ भी बोला था, बट समय के आगे किसी की चलती नहीं है। इस प्रोसेस में पृथ्वी अर्थिंग सेंटर को मैंने कोशिश की थी विज्ञान भारती का एक डिमॉन्स्ट्रेटिव गैलरी बनाए, और सब पोस्टर वो सब हमारी चीजें यहाँ पे लगाए, और लोगों को ला के दिखाएं कि नेचर के साथ कनेक्ट होके हम एक्चुअल वैदिक साइंस के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक एक्सपो हमने किया था, उसके पिक्चर्स हैं विज्ञान भारती के साथ। हाइपरडोम कंस्ट्रक्शन, नेचुरल बिल्डिंग आर्किटेक्चर में सिर्फ रेक्टिफिकेशन ही, अगर पहले दिन से मिट्टी के घर बने, पहले दिन से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हट के हम घर बनाए, तो किस तरह से हम करेक्शन कर सकते हैं और सेंसिटाइज कर सकते हैं अपने घरों को, और सिक बिल्डिंग प्रोसेस को हटा सकते हैं। इस प्रोसेस में मैंने बहुत सारी बातें करनी शुरू करी है, जैसे आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि हम अलग अलग वेबिनार्स पे ये बात आगे पहुंचाएं, अलग अलग सिस्टम्स पे जाके आर्किटेक्चर कॉलेजेस में बातें करें, और इस प्रोसेस के लिए हमने ऑनलाइन कोर्सेज भी रखे हैं। अगर कुछ लोग कोर्स करना चाहें तो दे कैन कनेक्ट ऑनलाइन, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। और वास्तुशिल्प शास्त्र और बिल्डिंग बायोलॉजी के लिए जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की नटशेल में, उसको और डिटेल में सीख पाए और समझें कि सेंसिटिविटी कैसे इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन से कैसे हम साइंस को कर सकते हैं, घरों को ऑडिट कैसे कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि घरों में डॉक्टरों से ज्यादा घर के अंदर की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो घर पहले ठीक कर लें, अदरवाइज डॉक्टर दवाई देगा, घर पे आके वापस बीमार हो जाएंगे आप।
So these are some of the facts which we try to tell people. These are some of the harmonizers which act as a solutions, and this is what I wanted to tell you today. और धन्यवाद, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं आभारी हूँ।